Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम अपने सभी मौजूदा मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमारे असली ताकत है और इसी की वजह से हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट बना पाते हैं। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी ज़रूर विचार करें। तो आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही ज़रूरी सवाल पर गहराई से बात करने वाले हैं। सवाल है विकास। विकास, हाँ। इसके लिए हमने उठाई है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की अर्थशास्त्र की किताब का पहला अध्याय विकास। हमारा मिशन सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना नहीं बल्कि इसके रेशे रेशे को खोल कर देखना है और ये समझना है कि यूपीएससी की नज़र से इसमें क्या छुपा है। हम इसके मुख्य विचारों को पिछले सालों के सवालों से भी जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम विकास कहते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियां। क्या यही विकास है? या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। असल में विकास की कोई परिभाषा है ही नहीं। जो मेरे लिए तरक्की है, हो सकता है वो किसी और के लिए बर्बादी हो। और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। किताब की शुरुआत भी इसी आइडिया से होती है। एक भूमिहीन खेतीहर मजदूर, उसके लिए विकास का मतलब है कि उसे साल भर काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा। हाँ, वहीं पंजाब एक अमीर किसान के लिए विकास का मतलब हो सकता है कि सरकार फसलों का समर्थन मूल्य और बढ़ा दे और उसे सस्ते मजदूर मिले। बिल्कुल। और यहीं पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए पहला और सबसे बड़ा आइडिया छिपा है। विकास एक व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक नदी पर बनने वाला बांध। एक उद्योगपति के लिए वो बांध विकास का प्रतीक है। उससे बिजली बनेगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। हाँ, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन उसी नदी के किनारे रहने वाले आदिवासी समुदाय के लिए, उनके लिए वो बांध विनाश है। उनका गांव, उनके जंगल, उनकी खेती की जमीन, उनकी पूरी संस्कृति, सब कुछ पानी में डूब जाएगा। सब कुछ, उन्हें वहां से हटना पड़ेगा। तो एक ही प्रोजेक्ट, एक के लिए विकास और दूसरे के लिए विनाश बन गया। यहीं से विकास के लक्ष्यों में टकराव पैदा होता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन कोई ये भी तो तर्क दे सकता है कि उस एक बांध से हजारों लोगों को बिजली मिलेगी और शायद कुछ 100 लोगों को ही विस्थापित होना पड़ेगा। तो क्या ज्यादा लोगों के भले के लिए कुछ लोगों का नुकसान जायज नहीं है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल, और यही विकास का सबसे बड़ा नैतिक और राजनीतिक सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है। किताब एक और छोटा सा लेकिन बहुत गहरा उदाहरण देती है। एक लड़की चाहती है कि उसे अपने भाई जितनी आज़ादी मिले, घर के बाहर जाकर काम करने का मौका मिले। और भाई भी घर के कामों में हाथ बटाएं। हाँ, उसके लिए ये विकास है। पर हो सकता है भाई को ये पसंद ना आए। तो यहाँ दो बातें साफ हैं। पहली, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और दूसरी, ये लक्ष्य आपस में टकरा भी सकते हैं। ज्यादा पैसा नहीं चाहते हैं वो, बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान भी चाहते हैं। अच्छा, ये वो गैर भौतिक चीजें हैं जिन्हें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। सोचिए, आपको एक ऐसी नौकरी मिले जिसमें तनख्वाह बहुत ज्यादा हो लेकिन कोई सुरक्षा ना हो, परिवार के लिए समय ना हो, और आपका बॉस आपसे रोज बुरा बर्ताव करे। हाँ, क्या आप उसे विकास कहेंगे? शायद नहीं। ठीक है, तो अगर सबके लक्ष्य अलग हैं और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो फिर हम देशों या राज्यों को आपस में कंपेयर कैसे करें? कोई तो पैमाना होगा जिससे हम नाप सकें कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है। किताब में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम का जिक्र है। हाँ, और ये सबसे आम तरीका है। विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इसी का इस्तेमाल करती हैं। वो बस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं और एक औसत आय निकाल लेते हैं। स्रोत के अनुसार 2016 के आंकड़ों में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,236 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से ज्यादा थी, उन्हें अमीर देश माना गया। और भारत कहाँ था? उस समय भारत निम्न मध्य आय वर्ग में आता था,
क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 1,840 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। ओहो, तो इस पैमाने पर तो हम काफी पीछे थे। काफी। एक मिनट, पर ये औसत का तरीका तो बहुत भ्रामक हो सकता है ना? हाँ। मान लीजिए 2 देश हैं, दोनों में 5-5 लोग रहते हैं। एक देश में सबकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, तो औसत आय हुई 10,000। दूसरे देश में 4 लोगों की तनख्वाह 2,000 रुपए है और एक की 42,000 रुपए है। वहां भी औसत आय 10,000 ही होगी। बिल्कुल। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है दोनों देशों की असलियत में। औसत तो असमानताओं को पूरी तरह छिपा देता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही यूपीएससी के लिए दूसरा महत्वपूर्ण सबक है। सिर्फ प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी गलती है। एनसीईआरटी में हरियाणा, केरल और बिहार का जो उदाहरण दिया गया है, वो इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है। 2015-16 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय करीब 1,62,000 रुपए थी, केरल की करीब 1,40,000 रुपए और बिहार की सिर्फ 34,000 रुपए। हाँ। तो इन आंकड़ों को देखकर तो कोई भी कहेगा कि हरियाणा सबसे विकसित राज्य है। पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन जैसे ही हम पर्दे के पीछे झांकते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चलिए शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं। ठीक है। मतलब प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। हरियाणा में यह आंकड़ा 33 है। और केरल में? केरल में सिर्फ 10 है। क्या बात कर रहे हैं, ये तो कमाल की बात है। मतलब हरियाणा का नागरिक औसतन केरल के नागरिक से ज्यादा कमाता है। हाँ बिल्कुल। और उसकी बच्चे के जिंदा रहने की संभावना केरल से काफी कम है। ये आंकड़ा तो विकास की पूरी परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, साक्षरता दर देखिए। केरल में 94%, जबकि हरियाणा में 82%। 14-15 साल के बच्चों का स्कूल में उपस्थिति अनुपात मतलब नेट अटेंडेंस रेशो केरल में 83% है, जबकि हरियाणा में सिर्फ 61%। तो अब बताइए कौन सा राज्य ज्यादा विकसित है? ये तो साफ है कि जेब में पैसा होना एक बेहतर जीवन की गारंटी नहीं है। पर ऐसा क्यों है? केरल में ऐसा क्या है जो हरियाणा में नहीं है? इसका जवाब है सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज। अच्छा। आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। आप पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते जब तक कि आपका पूरा समाज इसके लिए कदम न उठाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिल्ली की सर्दियों में होता है। आप अपने घर में सबसे महंगा एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखते आपको उसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है। सही बात है। और संक्रामक बीमारियों से भी आप अकेले नहीं बच सकते। बिल्कुल। केरल की सफलता का राज यही है। वहां सरकारों ने लंबे समय तक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर बहुत निवेश किया है। वहां का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस बहुत अच्छा काम करता है, जिससे लोगों को पोषण मिलता है। इसीलिए कम औसत आय के बावजूद वहां के लोगों का जीवन स्तर कई मामलों में बेहतर है। ये सब सुनकर लगता है कि सिर्फ आय पर फोकस करना तो एक बड़ी गलती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन सभी चीजों, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा को एक साथ मिलाकर विकास को नापता हो? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित होने वाली मानव विकास रिपोर्ट और उसके एचडीआई की भूमिका आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी, एचडीआई सिर्फ आय को नहीं देखता। इसके 3 मुख्य आधार हैं। पहला, स्वास्थ्य, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से नापा जाता है। दूसरा, शिक्षा, जिसे स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों से नापा जाता है। और तीसरा, जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है। तो ये एक ज्यादा संतुलित नजरिया देता है। किताब में जो 2015 के आंकड़ों वाली तालिका है वो तो और भी चौंकाने वाली है। उसमें दिखाया गया है कि हमारा छोटा सा पड़ोसी देश श्रीलंका कई मामलों में हमसे कहीं आगे था। श्रीलंका की एचडीआई रैंक 73 थी, जबकि भारत की 131। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। सच में ये चौंकाने वाला है। एक छोटा सा देश जो इतने सालों तक गृह युद्ध से जूझता रहा, वो भी मानव विकास में हमसे इतना आगे। ये दिखाता है कि अगर कोई देश अपनी जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगातार ध्यान दे तो वो चमत्कार कर सकता है। सही बात है। और सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश, जिनकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कम थी, वो भी जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत से बेहतर थे। मतलब हम विकास के इस कहीं न कहीं में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम शायद सिर्फ आर्थिक विकास के पीछे भाग रहे हैं और मानव विकास को नजरअंदाज कर रहे हैं।
और यूपीएससी ने इस बात को सीधे सीधे पकड़ा है। मैं आपको 2013 की प्रारंभिक परीक्षा के एक सवाल से जोड़ती हूँ। सवाल था कि भारत को अपने जनांकीय लाभांश मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए क्या करना चाहिए। और उसका सही जवाब था कौशल विकास को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। ये इसी बात का सबूत है कि कमीशन भी ये मानता है कि सिर्फ युवा जनसंख्या होना काफी नहीं है, उस जनसंख्या का शिक्षित, स्वस्थ और कुशल होना जरूरी है। विकास का असली मतलब मानव पूंजी का निर्माण है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हम आज जो विकास कर रहे हैं, क्या वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमारे पास संसाधन असीमित हैं? यहीं पर धारणीयता या सस्टेनेबिलिटी का सवाल आता है। और ये आज के समय का शायद सबसे जरूरी सवाल है। विकास की धारणीयता का सीधा सा मतलब है कि विकास ऐसा हो जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे। हम जो भी संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिले हैं, बल्कि हमने उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। वाह, क्या बात कही है। किताब में इसके दो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण हैं। पहला है भारत में भूजल का संकट। हाँ, हम सब जानते हैं कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के केंद्र रहे हैं। वहाँ खेती बहुत होती है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इन इलाकों में जमीन के नीचे के पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कि पिछले 20 सालों में देश के 300 से ज्यादा जिलों में पानी का स्तर 4 मीटर से भी नीचे चला गया है। भूजल एक नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल संसाधन है, मतलब बारिश से वो फिर भर जाता है, लेकिन हम उसे भरने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से निकाल रहे हैं। ये कलाम की तरह है। और दूसरा उदाहरण तो और भी डरावना है, कच्चे तेल जैसे अनवीकरणीय संसाधनों की समाप्ति। बिल्कुल, ये वो संसाधन है जो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लगेंगे। 2016 के अनुमानों के हिसाब से दुनिया के पास जितना तेल का भंडार है, अगर हम इसी रफ्तार से इस्तेमाल करते रहे तो वो अगले 50-51 सालों में खत्म हो जाएगा। 50 साल? बस? अब सोचिए, भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है, उसकी क्या हालत होगी? जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल, डीजल से लेकर सब्जी तक सब कुछ महंगा हो जाता है। सही बात है। ये साफ दिखाता है कि हमारा मौजूदा विकास का मॉडल टिकाऊ नहीं है। हमने अब तक विकास के अलग अलग उसे नापने के तरीके और उसकी धारणीयता पर बात की। ये सब एनसीईआरटी के बहुत बुनियादी विचार हैं, पर यूपीएससी इन्हें कैसे देखता है? आपने एक पीवाईक्यू का जिक्र किया, क्या और भी कनेक्शंस हैं? बहुत गहरे कनेक्शन है। यह अध्याय सीधे तौर पर भले ही एक सवाल न दे, लेकिन ये जीएस पेपर 2, 3, निबंध और इंटरव्यू के लिए आपकी सोच का आधार तैयार करता है। 2013 के ही पेपर से एक और उदाहरण लेते हैं। प्रश्न 28 था कि संविधान में आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस का उल्लेख कहाँ है? जवाब है प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। इसके चैप्टर से क्या लेना देना? इसका सीधा लेना देना है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने भी विकास को सिर्फ आर्थिक तरक्की के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के रूप में देखा था। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जहां आय की असमानताएं कम हो और सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। ये वही बात है जो हमने शुरू में की थी कि विकास सिर्फ पैसे से ज्यादा कुछ है। बिल्कुल। एक और देखिए, 2013 का ही प्रश्न 69। इसमें कहा गया कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में। हाँ, और संविधान पंचायतों को आर्थिक विकास की योजना बनाने का काम सौंपने की बात करता है। ये क्या है? ये विकास का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन। ये इस सोच को दर्शाता है कि दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक जैसी विकास की योजना नहीं बनाई जा सकती। विकास के लक्ष्य स्थानीय होने चाहिए, जैसे हमने उस भूमिहीन मजदूर के उदाहरण में देखा था। एकदम सही। और मुख्य परीक्षा में? मुख्य परीक्षा में तो ये हर कदम पर काम आता है। जीएस पेपर 3 में कृषि, सब्सिडी, भूमि सुधार, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ पर जो सवाल आते हैं वो सब इसी अध्याय के मूल विचारों से जुड़े हैं। सब्सिडी किसे मिलनी चाहिए? क्या इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? ये सब विकास के टकराव वाले लक्ष्यों और धारणीयता के मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि विकास कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल, बहुआयामी और अक्सर विरोधाभासी विचार है।
ये सिर्फ क्या का सवाल नहीं है, बल्कि कैसे और किसके लिए का भी सवाल है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि राजनीति, समाजशास्त्र और नैतिकता का भी विषय है। बिल्कुल, और मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जब एक उद्योगपति के विकास के लक्ष्य, जैसे कि एक बांध बनाना, और एक आदिवासी के विकास के लक्ष्य, जैसे कि अपने जंगल और जमीन को बचाना, आपस में टकराते हैं, तो एक लोकतंत्र में ऐसे टकरावों को कैसे हल किया जाना चाहिए? किसके विकास को प्राथमिकता दी जाए? और सबसे जरूरी बात, ये तय कौन करेगा? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना एक प्रशासक के तौर पर हर रोज करना पड़ेगा। यह सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। हम उम्मीद करते हैं कि यह चर्चा आपके लिए उतनी ही ज्ञानवर्धक रही होगी जितनी हमारे लिए थी। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को अपना समर्थन देने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप में शामिल हों। हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.